हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम शशांजल श्रीवास्तव और मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की क्लास लेके आया हूं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली कि किस तरीके से फ्यूजिबिलिटी में और डिविजिबिलिटी में भी किस तरीके से किसी भी वर्क पीस को कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को बनाने के लिए। किस में कन्वर्ट करते हैं? फिनिश गुड में। तो अब देखते हैं कि फिनिश गुड बनाने के कितने तरीके होते हैं। तो मैंने टोटल आपको 3 तरीके बताए हैं, जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी वाला सेक्शन पढ़ रहे थे। तो डिविजिबिलिटी वाले सेक्शन में हमें क्या पढ़ना था कि किस तरीके से किसी भी मेटल पर विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाएं या फिर ऑपरेशंस, ठीक है, उसको किया जाए और मेटल पर कटिंग करके मेटल को, अनवांटेड मेटल को रिमूव करना है। ठीक है, याद क्या रखना है कि अनवांटेड मेटल को रिमूव करना है। और जैसे कि हमने वेल्डिंग में क्या पढ़ा था, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, वैसे ही कास्टिंग में भी क्या है, मेटल को ऐड करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। यहां पे क्या करना है, मेटल को रिमूव करना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में जो डिविजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया है, डिविजिबिलिटी को और क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी को कहा जाता है नेगेटिव प्रोसेस। डिविजिबिलिटी को क्या कहा जाता है? नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। नेगेटिव प्रोसेस कहने का रीजन क्या है कि नेगेटिव प्रोसेस में हमें क्या करना है कि मेटल को काट के अलग कर देना है, यानी मेटल को अनवांटेड फॉर्म में, चिप्स के फॉर्म में, स्क्रैप के फॉर्म में निकाल के अलग कर देना है। जो हमें जिस तरह की डिजायर हमारे पास डिजाइन होगी वैसे ही कास्टिंग हमें करनी है। ठीक है, क्लियर? आई होप कि आपको पिछली वीडियो में चीजें क्लियर हुई होंगी। तो वहां पे हमने बात की थी कि कितने टाइप के हमारे पास मेटल कटिंग ऑपरेशन होते हैं। तो जनरली जो हमने बांटा हुआ है मेटल कटिंग ऑपरेशन को, वो 2 टाइप में बांटा हुआ है। पहला टाइप हमारे पास, पहला पार्ट कौन सा आता है? कन्वेंशनल मशीनिंग का। और दूसरा टाइप आता है अनकन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग का। तो कन्वेंशनल मशीनिंग को और भी क्या कह सकते हैं? ट्रेडिशनल मशीनिंग। और अनकन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल को एक और नाम दिया जाता है मॉडर्न मशीनिंग। दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहां पर जो हम लोग अनकन्वेंशनल मशीनिंग देखेंगे, वहां पे टूल का यूज नहीं होता है। ठीक है, किसी एक फिजिकल टूल का यूज जरूरी नहीं है हम कि वो फिजिकल टूल का यूज करे ही करे, बिना टूल के भी मशीनिंग प्रोसेस करना पॉसिबल है। लेकिन जो ट्रेडिशनल पार्ट है यानी कि कन्वेंशनल पार्ट है, उसमें विदाउट द हेल्प ऑफ टूल मशीनिंग ऑपरेशन यानी कटिंग ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट जो लिया था वो ट्रेडिशनल की बात की थी, यानी कि कन्वेंशनल की बात की थी। कन्वेंशनल में भी बहुत सारे मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं जिससे हम लोग डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी सुना होगा। ठीक है, कि प्रोडक्ट को कैसे बनाया है कि भाई ठीक है, हमारे घर में कुछ कुछ होल करने हैं हमें कुछ दीवार पर, चलो हम ड्रिलिंग करने के लिए किसी को बुला लेते हैं। तो वो ऑपरेशन कौन सा कर रहा है? ड्रिलिंग। ठीक है, और ड्रिलिंग करने के लिए ऑपरेशन कोई एक मशीन यूज करेगा, तो मशीन हो गई ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन कैसी है? उसमें एक टूल लगा होता है जिसकी हेल्प से हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, छेद करते हैं। ठीक है, किसी भी सरफेस पे। तो वो क्या हो गया? एक प्रकार से ट्रेडिशनल हो गया। ऐसे ही हम लोग मान लेते हैं ड्रिलिंग के साथ साथ आपने देखा होगा कि कारपेंटर शॉप में, कारपेंट्री शॉप में भी हैक्सॉ वगैरह से हम लोग क्या करते हैं? कटाई छटाई करते हैं वुड की। तो यहां पे हमें वुड की कटाई छटाई नहीं पढ़नी है, किसकी पढ़नी है? मेटल्स की। यानी मेटल की कटाई छटाई करके हमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है। ठीक है, तो मेटल की कटाई छटाई के लिए हम लोग वेरियस मशीन्स यूज करेंगे। उस मशीन की मेंटेनेंस और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे एंड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस मशीन पे कैसा टूल्स और क्यों यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि बेसिकली कौन कौन सी मशीन्स एक इंडस्ट्री में यूज होती है और वही मशीन्स पेपर में किस तरीके से पूछी जाती है। वो किसी भी लेवल का पेपर हो सकता है, वो जेई का हो सकता है, एई का हो सकता है, या गेट ईएस की बात कर लें, तो हर एक पेपर के लिए मेटल कटिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये डेमो क्लास सेकंड है। ठीक है, एक क्लास मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उसे देखिएगा और उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहां पे लेथ लिखा हुआ है। लेथ क्या है? लेथ इज अ टाइप ऑफ मशीन। ठीक है, मशीन है और मशीन पे क्या करेंगे? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्यों करेंगे? मेटल को कट करने के लिए। तो बहुत सारे ऑपरेशंस लेथ पर होते हैं और आपने लेथ अपने वर्कशॉप में, भले ही आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो, बीटेक और हायर लेवल के स्टूडेंट हो, आपने डेफिनेट सी बात है कि लेथ जरूर देखी होगी अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कोर्स किया हुआ है कोई भी। ठीक है, तो लेथ हमारे पास बहुत सारी लेथ होती है। हम टाइप्स ऑफ लेथ भी पढ़ेंगे, टोटल 5 टाइप की लेथ होती है। ठीक है, और यहां पर हम देखेंगे कि लेथ का क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं और लेथ के बारे में कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं। ठीक है,
XYZ अगर आप 10 ऑपरेशंस के नाम लोगे तो उसमें से 7-8 ऐसे ऑपरेशन जरूर होंगे जो लेथ पे ही कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जिसपे वेरियस ऑपरेशन यानी कि मल्टी लेवल ऑपरेशन किए जा सकते हैं। मल्टी लेवल का मतलब क्या है कि अगर हमें मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई हमने एक वर्क पीस लिया, उस पे हमें क्या करनी है, टर्निंग करनी है, तो हमने टर्निंग प्रोसेस कर लिया। उसी वर्क पीस पे एक और लेवल उठाए, फेसिंग करनी है तो फेसिंग कर ली। उसी वर्क पीस पे हमें क्या करना है, थ्रेडिंग करनी है तो थ्रेडिंग भी कर ली। ठीक है, सेम मशीन सेम वर्क पीस, बस टूल चेंज करते जाएंगे और हमारे पास जो भी कंपोनेंट है उसे बदलते जाएंगे और उसके बाद सेम मशीन पे ऑपरेशन होने लगेगा। तो लेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में भी पूछा जाता है कई बार। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि लेथ पे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेथ की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि लेथ क्या है। तो लेथ इज अ लार्ज मशीन। लार्ज मशीन का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार से सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मशीन होती है। इसमें मैन पावर के साथ साथ हम पूरे के पूरे एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर बेस्ड डिजाइनिंग पर भी काम कर सकते हैं। लार्ज मशीन है और मल्टी लेवल मशीन है। ठीक है, दैट रोटेट्स द वर्क, यानी क्या रोटेट होगा इसमें, वर्क रोटेट होगा। वर्क का मतलब क्या है, वर्क पीस, जो भी जॉब हम लोग लेंगे वो रोटेट करेगा, बट जो टूल यूज करेंगे वो क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। स्टेशनरी का मतलब वो उसमें कोई भी रोटेशन मोशन नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क में कैसा मोशन होगा, रोटेटरी मोशन होगा, लेकिन लीनियर मोशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कैसा मोशन होगा, रोटेटरी। वर्क के पास कितने मोशन है, एक मोशन, सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन, रोटेशन के लिए। और टूल पे एक से ज्यादा मोशन देने का प्रबंध किया जाता है, एक से ज्यादा मोशन दिए जाते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि टूल को किस तरीके से मोशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ नॉन रोटेटिंग कटिंग टूल। ठीक है, यानी कि टूल को रोटेशन मोशन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ किसे दिया जाएगा, वर्कपीस को दिया जाएगा। और वर्कपीस के अलावा रोटेशन मोशन के अलावा कोई भी और मोशन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके के शेप हम बना सकते हैं। बहुत टाइप के शेप बना सकते हैं, लेकिन जनरली बात की जाए तो जनरली हम लोग राउंड और हेलिकल शेप का फॉर्मेशन करते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है। हेलिकल क्यों कहा, जैसे टर्निंग ऑपरेशन है तो टर्निंग ऑपरेशन में कैसा बनाते हैं, हेलिकल बनाते हैं। ठीक है, थ्रेडिंग ऑपरेशन है, वैसे टर्निंग में क्या बनाते हैं, सिलेंड्रिकल का डायमीटर चेंज करते हैं। तो जो जॉब हम लोग लेते हैं वो जॉब हमें ध्यान रखना है कि जो जॉब होगा वो सिलेंड्रिकल इन नेचर होगा, यानी कि जो हमारे पास वर्क होगा, ठीक है, जो वर्क पीस लेंगे वो सिलेंड्रिकल इन नेचर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल इन नेचर होना चाहिए, वर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जनरली राउंड और हेलिकल शेप बनाए जाते हैं। द टूल इज टिपिकली मूव्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी जब हम देखेंगे कि ये लेथ मशीन दिखती कैसी है तो हम बात करेंगे कि कैसे पैरेलली हम एक टूल को मूव कराते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि टूल में कौन सा रोटेशन देंगे, लीनियर। टूल में रोटेशनल मोशन नहीं होगा। ठीक है, लीनियर मोशन होगा, ट्रांसलेशन मोशन होगा, लेकिन रोटेशनल मोशन नहीं होगा। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि लेथ मशीन के में और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ कंपोनेंट आपके सामने दिख रहा होगा कि लेथ मशीन में कौन कौन से कंपोनेंट जनरली होते हैं। ये एक लेथ मशीन है। ठीक है, इस लेथ मशीन को आपने बहुत बार वर्कशॉप में भी देखा होगा। ठीक, तो दिस इज अ सेमी ऑटोमेटिक टाइप लेथ मशीन। ये कैसी लेथ मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि इस पे हमें मैन पावर देना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हम मशीन से ही ऑटोमेटिकली ले लेंगे। ठीक है, तो लेथ की बात की जाए तो लेथ में क्या है, यहां पर अगर मैं सारे कंपोनेंट को इलैबोरेट कर दूं तो दिस इज बेस। इसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बेस। दो बेस बनाया है और इन दोनों बेस के ऊपर मैंने एक बेड रखा हुआ है, दिस इज बेड। इन दोनों बेस के ऊपर मैंने बेड रखा हुआ है और ये सारे के सारे बेस हो या बेड हो, ये सारे के सारे कास्ट आयरन से बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के। अब कास्ट आयरन के बड़े बड़े लेथ बेड्स कहां कैसे बनाए जाते हैं,
कास्टिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कास्टिंग में डिस्कस किया है कि कास्टिंग प्रोसेस से लेथ बेड कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कास्टिंग से हम क्या बनाते हैं, बेड बना लेते हैं और बेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब जो बेस होती है वो अंदर से हॉलो होती है, अंदर से क्या होती है, हॉलो होती है। ये हॉलो है। हॉलो क्यों बनाया जाता है, द रीजन बिहाइंड कि हॉलो क्यों बनाया गया, इसका रीजन है कि ये वाइब्रेशन को बहुत हद तक क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हॉलो बनाने से फायदा क्या है, ये वाइब्रेशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, पहली चीज। और इस पूरे बेस को भी किसी ना किसी वुडन पार्ट पे रखा जाता है। अगर मैं यहां पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा बेस किस पे रखा हुआ है, वुडन पार्ट पे रखा हुआ है, यहां पर भी और यहां पर भी इसे वुडन पार्ट पर रखते हैं। सेम रीजन, क्योंकि कोई भी वाइब्रेशन ना हो मशीन में, क्योंकि वाइब्रेशन से क्या होगा, हमारा जो जॉब है वो परफेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा, टूल अफेक्टेड होगी, मशीन अफेक्टेड होगी। वाइब्रेशन कैसा कंपोनेंट है, नेगेटिव इंप्रेसिव है, यानी कि वाइब्रेशन से नुकसान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, बेड की और बेस की। अब बात करते हैं कि और सारे कौन से कंपोनेंट हैं। तो अगर मैं इस पूरे लेथ बेड को डिवाइड कर लूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं इस तरीके से डिवाइड करता हूं। एक लाइन मैंने इस तरीके से खींच दी और एक लाइन इस तरीके से खींच दी। ये मैंने दो लाइनें खींची हुई हैं और दोनों लाइन की बात कर ली जाए तो इधर का पोर्शन जो कि सेंटर से लेफ्ट है, ये हेड स्टॉक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हेड स्टॉक। और जो इधर वाला पोर्शन है इसे टेल स्टॉक कहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मेन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि इधर वाला पोर्शन क्या है, हेड स्टॉक, इधर वाला पोर्शन क्या है, टेल स्टॉक, और यहां वाला पोर्शन जो है इसे कैरेज कहा जाता है। दिस पोर्शन इज नोन एज कैरेज। जैसे कैरेज का मतलब क्या है, किसी चीज को कैरी करना, उठा कर ले जाना, तो वही इसका काम है, इसे क्या कहते हैं, कैरेज कहते हैं। तो हेड स्टॉक, टेल स्टॉक एंड कैरेज। ठीक है, अब इस हेड स्टॉक में भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, बहुत सारा इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हेड स्टॉक क्या है, स्पीड एंड फीड डायरेक्शन। स्पीड एंड फीड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारा मोशन होगा जॉब में उसकी कोई फिक्स स्पीड होगी, ठीक है, वो फिक्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये सारी चीजें किससे हम लोग कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं हेड स्टॉक से। ध्यान से देखिएगा, स्पीड की बात की गई है एंड फीड डायरेक्शन की बात की गई है, किसी भी लीनियर मोशन की बात नहीं की गई है। यानी कि इस फीड बॉक्स से, ये जो फीड लिखा हुआ है इट मींस दिस इज फीड बॉक्स। इस फीड बॉक्स से सिर्फ रोटेशन को कंट्रोल करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग लीनियर मोशन प्रोवाइड ही नहीं करते, तो कंट्रोल करने की बात ही नहीं आती। ठीक है, यहां पे एक चक लगा रहता है। चक जो होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, 3 जॉ चक एंड 4 जॉ चक। इनका यूज क्या है, 3 जॉ और 4 जॉ चक का, दीज चक आर यूज्ड टू होल्ड द वर्क पीसेस। यानी जॉब को होल्ड करने के लिए हम लोग वर्क पीस को होल्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं, चक का यूज करते हैं। तो ये रहा हमारे पास चक। अब बात करते हैं, ऊपर एक चक की लगी हुई है। चक की इज यूज टू टाइट एंड लूजन, मतलब टाइट और लूज करने के लिए यूज होता है, किसे, ठीक है, चक को। चक को टाइट करना है, वर्कपीस को निकालना है या वर्कपीस को टाइटली होल्ड करना है, तो वो किससे करेंगे, चक की से। तो दिस इज चक की। क्लियर। तो ये एक सिंपल सा डिटेल नोटिफिकेशन था एक तरीके से किसका, हेड स्टॉक का। अब आते हैं टेल स्टॉक पे। तो टेल स्टॉक क्या होता है, टेल स्टॉक के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम टेल स्टॉक में टूल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, और टेल स्टॉक की हेल्प से हम लोग लेंदी वर्कपीस को सपोर्ट करते हैं। तो जनरली हमारे पास दो ऑप्शन है, टेल स्टॉक क्यों यूज किया जाता है, टेल स्टॉक को यूज किया जाता है कुछ टूल्स लगाने के लिए, या फिर हम टेल स्टॉक का यूज कर सकते हैं लंबी लेंदी वर्कपीसेस को होल्ड करने के लिए। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि एसएससी जेईई 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारे पास जो टेल स्टॉक है उसका यूज क्या है। आरआरबी जेईई में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उसमें कई सारे यूज हैं, ठीक है। जो अभी प्रीवियसली 2017-18 में जो आरआरबी ने जेईई ने पेपर कंडक्ट कराया था, उसमें क्वेश्चन था टेल स्टॉक के यूजेस के बारे में बताने थे। कई सारे ऑप्शंस थे, उसमें दो ऑप्शन ये भी था, ठीक है, कि हमारे पास लेंदी वर्क पीसेस को होल्ड भी करना है और हमें कुछ टूल्स को भी फिट करना है, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं कि टेल स्टॉक क्या होता है। टेल स्टॉक को
के मूवमेंट को रोटेट होने से रोकने के लिए या आगे बढ़ने से, लीनियर होने से रोकने के लिए एक टेल लॉक का यूज किया जाता है। लॉक करने के बाद, टेल स्टॉक लॉक करने के बाद हमें क्या करना है, वो जो हमारे पास टेल स्टॉक है वो मूव करना बंद कर देता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे बात करते हैं कि बीच वाले पार्ट की, कि कैरेज क्या होता है। ये टेल स्टॉक है, ये एक रैम के ऊपर लगा होता है। किसके ऊपर? रैम के ऊपर। और इसे रैम को मूव कराने के लिए चक की का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? चक की का। ठीक है, अब मेन कंपोनेंट पे आते हैं कि हमारे पास कैरेज का क्या रोल है। तो कैरेज का क्या रोल है? कैरेज इज यूज्ड टू फिट डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगल कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, फायदा क्या है लेथ मशीन का यूज करने में कि इसमें हम दो के दोनों टाइप के टूल लगा सकते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, टूल्स कितने टाइप के होते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कटिंग एंगल। तो दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को कहां लगाया जाता है? कैरेज में लगाया जाता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को कहां में लगा सकते हैं? टेल स्टॉक में लगा सकते हैं। क्लियर? तो कैरेज में क्या करना है हमें? कैरेज में टूल पोस्ट, एक यहां पे क्या लिखा हुआ है? टूल पोस्ट। तो टूल पोस्ट का मतलब क्या है? टूल की पोस्ट यहां निर्धारित होगी, यानी कि टूल को यहां पर फिट किया जाएगा। टूल कैसा होगा? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये ड्रिल चक का है। ड्रिलिंग एक प्रोसेस है। ड्रिलिंग प्रोसेस में हम लोग जो यूज करते हैं हमारे पास टूल, उसे ड्रिल बिट कहते हैं। ड्रिल बिट को जिस चीज में लॉक किया जाता है उसे ड्रिल चक कहते हैं। तो दिस इज ड्रिल चक, दिस इज ड्रिल चक। और ड्रिलिंग बिट, ड्रिल बिट कैसा है? एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अभी मैं बता रहा था ना, यहां पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगाने का प्रबंध है, यहां पे मल्टी पॉइंट टूल कटिंग टूल लगाने का अरेंजमेंट किया गया है। ये पूरा का पूरा कंपाउंड व्हील से रोटेट किया जा सकता है। ठीक है, कंपाउंड व्हील से इसे 5 टाइप के मोशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं। कितने टाइप के? टोटल 5 एक्सिस में रोटेशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अगर मैं इलैबोरेट करूं तो ध्यान से देखिएगा, एक मोशन हो गया इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो लेट अस सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो दिस इज एक्स डैश, ये दूसरी डायरेक्शन हो गई। इसको ट्रांसलेशन मोशन भी दिया जा सकता है। एक यहां पे क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील। जब हम इसे रोटेट करते हैं तो इसमें ट्रांसलेशन मोशन होता है, लाइक दिस। ठीक है, कभी ये बाहर की तरफ जा रहा है, कभी अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं ट्रांसलेशन मोशन को शो करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ये किसे शो कर रहा है? अगर इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है अंदर की ओर, बाहर की ओर, तो ये ट्रांसलेशन मोशन को शो करता है। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा क्रॉस स्लाइड इस तरीके से जा सकता है और बाहर की ओर भी आ सकता है। किसकी हेल्प से? क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील की हेल्प से। तो यहां पे दो मोशन और मिल गया आपको। एक मोशन ये, दूसरा मोशन ये, और 4 मोशन हो गए। क्लियर? 4 मोशन हमने दे दिए। एक रोटेशनल मोशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है हमारे किसको? कटिंग टूल को या फिर टूल पोस्ट को। कैसे? ये टूल पोस्ट अपने एक्सिस पर रोटेट कर सकता है, लेकिन कटिंग के टाइम पे रोटेट नहीं करेगा। जो मैं आपको बता रहा था ना कि कटिंग टूल में रोटेशन मोशन नहीं देते, इसे क्या करते हैं, एक फिक्स एंगल पर, लेट अस सपोज अगर मुझे किसी सिलेंडर पर हम मान लेते हैं कि स्टेप टर्निंग करनी है, तो स्टेप टर्निंग करनी है। ठीक है, या फिर टेपर फॉर्म बनाना है। क्या करना है? टेपरिंग करनी है। तो टेपरिंग करने के लिए हमें कैसा सेक्शन बनाना पड़ेगा? कुछ इस टाइप का कोनिकल सेक्शन, फ्रक्ट्रम का सेक्शन, इसे क्या कहते हैं? फ्रक्ट्रम। तो फ्रक्ट्रम का सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहां हमें क्या करना है? टेपरिंग करनी है। तो टेपरिंग के लिए हमें एक फिक्स एंगल देना पड़ेगा। तो फिक्स एंगल देने के लिए हम लोग 5वां एक्सिस यूज करते हैं। यानी इस पूरे को क्या करते हैं? इस पूरे के पूरे टूल पोस्ट को किसी एक जगह, किसी एक जिस रिक्वायर्ड एंगल हमें चाहिए उस रिक्वायर्ड एंगल पे क्या करते हैं? हम लोग फिक्स कर देते हैं और वहां पर हम 5वां रोटेशन ले लेते हैं। तो जनरली आजकल जो टूल लेथ मशीन्स यूज हो रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी वर्कशॉप में, उसमें कितने एक्सिस प्रोवाइड कर सकते हैं? टोटल 5। ठीक है, 2 ये हो गया लीनियर, 2 ये हो गया अगर मैं क्रॉस स्लाइड की बात करूं। ठीक है, और एक हो गया रोटेशन, किसी एक एंगल पे जाकर फिक्स करना है। रोटेट नहीं करता हमारा, क्या नहीं रोटेट करता? टूल नहीं रोटेट करता। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक प्रकार से सिस्टम हो गया। यहां पे क्या है?
पावर फीड लीवर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज पावर फीड लीवर। पावर फीड लीवर का क्या काम है, ये कनेक्टेड होता है यहां से वेज से। किससे कनेक्ट होता है, वेज से। इन वेज को गाइड वेज भी कहा जाता है, जिसे फीड कहां से मिलता है, अगेन हेड बॉक्स से, और यहां से फीड प्रोवाइड किया जाता है। वेज के थ्रू होकर हम पावर लीवर यहां पे यूज करते हैं, जिससे हमारा वेज कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है, या एंगेज या डिसएंगेज होता है। ठीक है, अगर मुझे इस कैरेज को रोटेट करना है तो भी गाइड वेज से रोटेट होगा, अगर मुझे इस ड्रिल चक को या फिर टेल स्टॉक को रोटेट करना है तो भी ये गाइड वेज से ही रोटेट होगा। वेज का मतलब क्या है, खांचे या स्लॉट्स कटा होना। वेज का मतलब क्या है, खांचे या स्लॉट्स कटा होना। ये कंपाउंड व्हील का पूरा पूरा सेक्शन या फिर कैरेज का पूरा पूरा सेक्शन आउटर वेज पे टिका होता है, और इस टेल स्टॉक का पूरा पूरा सेक्शन किस पे टिका होता है, इनर गाइड वेज पे लगा होता है। यानी कि कितने गाइड वेज हो गए, 2 गाइड वेज। इनका फंक्शन क्या है, वर्क क्या है, टू रोटेट दिस कैरेज एंड टू मूव दिस कैरेज एंड टू प्रोवाइड मूवमेंट टू दिस टेल स्टॉक। ये कैसे हम दे सकते हैं, मैनुअली भी दे सकते हैं एंड बाय द हेल्प ऑफ मशीन, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ दिस फीड बॉक्स एंड बाय द हेल्प ऑफ गियर अरेंजमेंट जो यहां पर लगा रहता है। गियर का नाम आया तो एक एडिशनल नॉलेज दे दूं कि यहां पे जो गियर यूज किया जाता है दैट इज नॉर्टन गियर सिस्टम। कौन सा गियर सिस्टम यूज होता है, नॉर्टन गियर सिस्टम। इस हेड स्टॉक में लगा रहता है नॉर्टन गियर सिस्टम। नॉर्टन गियर सिस्टम के बारे में डिटेल में अभी बात करेंगे कि ये क्या होता है जब हम लोग हेड स्टॉक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ ओवरव्यू की लेथ मशीन के कितने कंपोनेंट्स जनरली यूज होते हैं और कहां होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज आपको किसी एग्जाम में, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में लेथ का डिस्क्रिप्शन आ गया तो आप इसको नहीं बनाओगे। नहीं बनाओगे क्या मतलब ये गलत है, नहीं, कहने का मतलब आपको एक स्केच डायग्राम बनाना है नीट एंड क्लीन। ये पूरा का पूरा 3D डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है ये डायग्राम। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको लग रहा होगा कि कितना कॉम्प्लेक्स है, और इसको किस तरीके से बनाना है, इस तरीके से, सिंप्लीफाई तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट है। मैं फिर से यहां पे बता दे रहा हूं कि कौन कौन से कंपोनेंट है। दिस इज हेड स्टॉक। ठीक है, ये क्या करता है, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हम लोग फीड देते हैं। ठीक है, और यहां पर जो चक लगा हुआ है दिस इज चक। इस चक के में लगे हुए जॉब के रोटेशन को और उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, जॉब। यहां क्या लगाई जाती है, जॉब या फिर वर्कपीस को लगाया जाता है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं कह रहा था ना कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, तो ये पूरा का पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन आप देख रहे होगे कि ये आपस में पैरेलल हैं। कौन पैरेलल हैं, ये हेड स्टॉक और टेल स्टॉक, और ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये टेल स्टॉक है, इसका 2 काम है, लेंथी वर्कपीस को सपोर्ट करना, एंड यहां पे हम लोग एक और चक लगा सकते हैं जिसका काम क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को होल्ड करना। क्लियर, टेल स्टॉक पे ही रैम फिक्स होता है, इस रैम के ऊपर ये मूव करता है इनर गाइड वेज के हेल्प से। दिस इज बेड, इसके नीचे रहता है बेस। कैरेज आपको दिखाई दे रहा होगा, कैरेज है ना, तो कैरेज पे क्या होता है, हम टूल पोस्ट लगाते हैं, टूल पोस्ट के ऊपर टूल को फिट करते हैं, और यहीं पर 5 कितने टोटल, दिस इज टूल पोस्ट, और यहां पर हम टोटल 5 एक्सिस ऑफ रोटेशन टूल को प्रोवाइड कर सकते हैं। लीड स्क्रू एंड लीड रॉड आर कनेक्टेड विद द हेड स्टॉक, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें फीड प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक पूरा ओवरव्यू था, वेज की सहायता से इन्हें मूव कराया जाता है। ठीक, तो ये क्या है, स्केच डायग्राम है। इस स्केच डायग्राम से क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केच डायग्राम हम एग्जाम में किसी भी सब्जेक्टिव पेपर में बनाकर नंबर उठाएंगे। हमारा मेन फोकस क्या है, नंबर उठाना, सिलेक्शन पाना। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को बनाने नहीं बैठेंगे, वहां पे हमें क्या बनाना है, इस डायग्राम को बनाना है। तो दिस इज द ओवरव्यू की हमारे पास जो लेथ मशीन है वो कैसी होती है। इसे सेंटर लेथ मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सेंटर लेथ मशीन। और जो सबसे फेवरेट का मतलब जो सबसे ज्यादा हमारे पास ऑपरेशन इस मशीन पे यूज होता है वो टर्निंग ऑपरेशन यूज होता है। कौन सा होता है, टर्निंग ऑपरेशन। तो लेथ मशीन जो है, जो जनरली यूज होता है, इस पे कौन सा ऑपरेशन होता है, टर्निंग ऑपरेशन होता है। टर्निंग ऑपरेशन को और क्या कहते हैं, टर्निंग ऑपरेशन को और क्या कहा जाता है कि मान लेते हैं हमें एक पूरा का पूरा लेथ का
डायमीटर चेंज करना है। क्या करना है? टर्निंग ऑपरेशन के साथ साथ थ्रेडिंग ऑपरेशन हो गया, ठीक है। जैसे चूड़ी काटना, जिसे शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है? चूड़ी काटना, ठीक है। टर्निंग में क्या है? हमें डायमीटर को चेंज करना है। जो हमारे पास सिलेंडर है उसके डायमीटर को अगर हमें कम करना है, ज्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है? मेटल एडिंग प्रोसेस नहीं है, ये मेटल रिमूवल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? मेटल रिमूवल प्रोसेस। तो डायमीटर को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो टर्निंग ऑपरेशन में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम लोग कभी कभी लेथ को और क्या बोलते हैं? टर्निंग मशीन भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान से देख लीजिए कि लेथ मशीन को और क्या बोला जाता है? टर्निंग मशीन भी बोला जाता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लेता है कि क्या आपने कभी टर्निंग मशीन सुना है? तो आपको लगेगा कि टर्निंग तो ऑपरेशन होता है, कि टर्निंग ऑपरेशन हमने सुना है कि क्या करते हैं हम लोग? वेरियस टाइप के सिलेंडर के डायमीटर को वेरी कराते हैं। लेकिन टर्निंग मशीन किसे कहते हैं? लेथ मशीन को ही कहा जाता है। तो ये एक ओवरव्यू था किसका? पूरे के पूरे लेथ मशीन का। क्लियर? अब देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया उसकी डेफिनेशंस के बारे में कि क्या होता है। तो बेड क्या होता है? बेड किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। बेड क्या होता है? पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट हो गया बेड, क्योंकि पूरे के पूरे जो अदर कंपोनेंट है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, वो सारे के सारे कहां हैं? इसी बेड पे लगे हुए हैं, ठीक है। और सपोर्ट क्या करता है? ये हेड स्टॉक रखा रहता है। हेड स्टॉक किस सेक्शन में आता है? लेफ्ट सेक्शन में, ठीक है। अगर मैं आरआरबी जेई की बात करूं, ठीक है, कंपैरेटिवली आरआरबी जेई का जो पेपर होता है वो एसएससी जेई से कम लेवल का होता है। तो आरआरबी जेई में ही ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये हेड स्टॉक किधर लगा होता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड ऑल, ठीक है। तो आरआरबी जेई के क्वेश्चन को जो लोग आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि हेड स्टॉक किधर लगा रहता है? लेफ्ट ऑफ द बेड। और टेल स्टॉक किधर लगा रहता है? राइट ऑफ द बेड। और यहां पे कैरेज कहां लगा रहता है? इन द सेंटर। और इन सबको सपोर्ट कौन करता है? इन सबको सपोर्ट कौन करता है? सपोर्ट करता है हमारा बेड। क्लियर? अब बात करते हैं बेड कैरीज हेड स्टॉक ऑन द लेफ्ट साइड, टेल स्टॉक ऑन द राइट साइड एंड द सेंटर स्पेस इज प्रोवाइडेड बाय कैरेज। क्लियर? होपफुली क्लियर हो गया होगा कि बेड होता क्या है, ठीक है। एंड बेड इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन बहुत ही फेवरेट है ना, कि कास्ट आयरन सुनते ही लगता हुआ हाँ ये सुना सुना नाम है। तो अगर बेड कास्ट आयरन का बनता है तो बाकी सारी मशीन्स किस चीज की बनती हैं? अच्छा, कास्ट आयरन जो बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है? कास्टिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन्स है वो किससे बनाई जाएंगी? कास्टिंग प्रोसेस से बनाई जाती है उनका स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं कि बाकी सारे कंपोनेंट, तो बाकी सारे कंपोनेंट कास्ट आयरन के नहीं होते, वो एलॉयज के होते हैं। किसके होते हैं? एलॉयज के। अगर मैं बात कर लूं टूल की, तो टूल कौन से यूज होते हैं? तो बहुत सारे टूल्स कंपोनेंट भी यूज होते हैं। टूल कास्ट आयरन का नहीं बनाया जाता। टूल किसका बनाया जाता है? टूल्स हो सकता है हम एचएसएस का बना लें, यानी हाई स्पीड स्टील। कार्बाइड टूल्स होते हैं। डायमंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है कंपोनेंट जिसके टूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? टूल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट। बेड किससे बनता है? कास्ट आयरन से, ठीक है। होपफुली क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हेड स्टॉक। हेड स्टॉक कहां होता है? सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेथ, ठीक है। और ये किस विद द हेल्प ऑफ गाइड वेज, किसके हेल्प से सिचुएटेड होता है? गाइड वेज की हेल्प से सिचुएटेड होता है। दूसरा क्या है, ये क्यों यूज होता है? इसमें चक फिट होता है, 3 जॉ चक और 4 जॉ चक। और इसको फिट करने के बाद हम लोग मेनली क्यों यूज करते हैं? वर्कपीस को होल्ड करने के लिए। याद रखिएगा, हेड स्टॉक वर्कपीस को नहीं होल्ड करता। हेड स्टॉक पे चक लगा होता है, चक में फिट कर देते हैं क्या? वर्कपीस। क्लियर? एंड प्रोवाइडिंग वेरियस स्पीड, रोटेशन एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रोटेशन और डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं। नो लीनियर मोशन विल बी देयर, यहां पे कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये हेड स्टॉक था। अब चलते हैं कैरेज के ऊपर। कैरेज कहां होता है? सेंटर ऑफ द बेड होता है, ठीक है। और ये टूल के मोशन को गाइड करता है। बताया था ना अभी कि किसे गाइड करता है? ये टूल के मोशन को, यानी टूल किस तरीके से मूव करेगा। कितने मोशन हो गए? देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मोशन। और 5 के पांचों को कौन कंट्रोल करेगा? कैरेज कंट्रोल करेगा, ठीक है। फीड की बात कर ली जाए, फीड देना है यानी कि मूवमेंट देना है, कितना कौन सा टूल कब मूव करेगा, ये देना भी किसका काम है? कैरेज का काम है। दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द
कैरेज। तो कैरेज के बारे में बात कर ली जाए तो कैरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर या रोल प्ले करता है किसी भी लेथ मशीन में। क्लियर? अब इट मूव्स पैरेलल टू द स्पिंडल ऑन द बेड वेज। ठीक है, पैरेलल टू द स्पिंडल का मतलब क्या है? ठीक है, अब यहां देखते हैं, लेट अस सपोज अगर पैरेलल टू द स्पिंडल की बात की जाए तो ये हमारे पास वेज हैं। ये वेज हमारे कहां पे होंगे? दो टाइप के, एक आउटर एक इनर। आउटर वेज पे कौन मूव करेगा? कैरेज। तो ये पूरा का पूरा कैरेज कैसे मूव करेगा? पैरेलल टू द गाइड वेज, यानी कि इसके पैरेलल, जैसे जैसे गाइड वेज हैं उनके पैरेलल ये मूव करेगा पूरा का पूरा कैरेज। ठीक है, तो कैरेज कैसे मूव करेगा? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल टू द हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक। अब बात करते हैं कि यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है मोर्स टेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ये किसी भी लेवल का पेपर हो, चाहे जेई का हो, एई का हो, या फिर गेट और ईएस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोर्स टेपर के बारे में। तो मोर्स टेपर इज यूज्ड इन हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक स्पिंडल। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक स्पिंडल का मतलब क्या है कि मोर्स टेपर क्या होता है, पहले ये देखते हैं। ठीक है, मोर्स टेपर क्या होता है? एक ऐसा टेपर अरेंजमेंट, टेपर ही होगा। ठीक है, टेपर का मतलब वेरिएशन होगा। किसमें वेरिएशन होगा? डायमीटर में। इसी शेप को क्या कहते हैं? टेपर शेप कहते हैं। तो हमने क्या करना है कि एक स्पिंडल को दूसरे स्पिंडल के अंदर फिट करना है। तो कई सारे तरीके होते हैं, जैसे एक सिलेंडर है, मैंने उसे दूसरे सिलेंडर के अंदर फिट कर दिया, तो फिट तो हो सकता है, लेकिन यहां पर हेड स्टॉक और टेल स्टॉक में जो स्पिंडल लगा होता है वो सिलेंड्रिकल नहीं होता, वो कोनिकल इन नेचर होता है या कोनिकल इन शेप होता है। कैसा होता है? कोनिकल। और जब दो कोनिकल स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के अंदर इस तरीके से फिट किया जाए तो उसे मोर्स टेपर कहते हैं। मोर्स टेपर में कितने हो गए? दो टाइप के। तो एक को कहते हैं मेल पोर्शन। ठीक है, एक को क्या कहा जाता है? मेल पोर्शन। और एक को क्या कहा जाता है? फीमेल पोर्शन। क्या कहते हैं? मेल पोर्शन एंड फीमेल पोर्शन। दोनों का नेचर कैसा होता है? कॉनिकल इन शेप। दीज आर कॉनिकल इन शेप। और मेल पोर्शन को क्या कहते हैं? मेल पोर्शन को कहा जाता है ट्रूनियन। मेल पोर्शन इज नोन एज ट्रूनियन एंड फीमेल पोर्शन इज नोन एज बोर। क्लियर? मेल पोर्शन इज नोन एज ट्रूनियन एंड फीमेल पोर्शन इज नोन एज बोर। ये दोनों कैसा होता है? कोन इनटू कोन, यानी एक कोन को दूसरे कोन में अरेंज करना है, तो ये कौन सा टेपर कहलाएगा? मोर्स टेपर कहलाएगा। क्लियर? और मोर्स टेपर कहां लगा रहता है? किसी भी हेड स्टॉक या टेल स्टॉक के स्पिंडल को कनेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जब हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में टूल्स की बात करेंगे और हम लोग वहां पे टेपर वगैरह पढ़ेंगे, वहां पे इस चीज का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक, अब चलते हैं लास्ट कंपोनेंट की तरफ। जो लास्ट मेन कंपोनेंट हमारे पास था क्या? वो था टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक किधर लगा रहता है? ऑन द राइट साइड ऑफ द बेड। इसका मेन यूज क्या है कि है ना, गाइड वेज की हेल्प से ये सिचुएटेड होता है। कौन सी गाइड वेज? इंटरनली। ठीक है, इंटरनल गाइड वेज की हेल्प से ये मूव करता है। एक्सटर्नल से कौन मूव करता है? कैरेज मूव करता है। ठीक है, इसे लूज हेड स्टॉक भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत जगह ये चीजें सुनने में नहीं आएगी कि लूज हेड स्टॉक क्या होता है, लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएं या ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि लूज हेड स्टॉक क्या होता है, तो लूज हेड स्टॉक और कुछ नहीं बल्कि क्या है माय डियर फ्रेंड? टेल स्टॉक ही है। क्लियर? तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि लूज हेड स्टॉक क्या होता है। अब बात करते हैं टेल स्टॉक के और क्या है यूजेस। टेल स्टॉक इज यूज्ड फॉर इंटरनल थ्रेड कटिंग एंड इंटरनल होल प्रोडक्शन। ठीक है, इंटरनल होल प्रोडक्शन का क्या मतलब है? ड्रिलिंग और बोरिंग ऑपरेशंस। इंटरनल होल का मतलब क्या है? ड्रिलिंग और बोरिंग ऑपरेशंस। और इंटरनल थ्रेड, अगर हमें किसी भी वर्कपीस में इंटरनली थ्रेड काटना हो, डेफिनेटली किससे काटेंगे हम लोग? कि एक टूल की हेल्प से काटेंगे। और टूल को कहां सिचुएट किया जाएगा? टेल स्टॉक पे सिचुएट यानी कि लगाया जाएगा। क्लियर? इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट लेंदी वर्क। वही मैं बता रहा था कि क्या यूज किया जाता है? लेंदी वर्क पीसेस प्रोवाइड किया जाता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई वर्क पीस है जो लेंदी है, ठीक है, तो उसे भले ही उस पर हमें ऑपरेशन नहीं करना है, ऑपरेशन के लिए हमने कैरेज यूज किया, कैरेज के ऊपर टूल पोस्ट पे हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल फिट कर दिया, तो टेल स्टॉक का क्या काम? लेकिन अगर हमारे पास वर्कपीस बहुत लेंदी है तो उसमें क्या आएगा? फ्लक्चुएशन आएगा। वो आगे से जाके ये लेंदी वर्कपीस बेंड हो जाएगी
और यहां पर जो सेंटर में हम लोग टूल पोस्ट पे लगे टूल से काम कर रहे हैं वो सही तरीके से ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे टेल स्टॉक ताकि ये इसको सपोर्ट करके रखे, एक स्ट्रेट फॉर्मेशन करके रखे और यहां का एक्सिस एक दूसरे से स्ट्रेट पैरेलल में लगे हों। क्लियर? ड्रिलिंग, रिमिंग एंड टेपिंग एक्सेट्रा आर डन विद द हेल्प ऑफ टेल स्टॉक। क्लियर? जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की हेल्प से किए जाते हैं या फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से रिमिंग भी किया जाए, तो ये सारे के सारे कहां किए जाएंगे, किसकी हेल्प से किए जाएंगे? टेल स्टॉक पर लगे जो चक है, ड्रिल चक है, उसमें फिट करके किया जाएगा। तो ये पूरी ब्रीफ समरी थी टेल स्टॉक की। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में डायरेक्ट टेल स्टॉक के बारे में पूछ ले, क्या पूछ सकता है? जो भी हमारे पास ऑड चीजें का मतलब एक्सेप्शंस, इसके अलग नाम क्या है? लूज एज स्टॉक। इसके यूजेस कहां यूज होते हैं? एक यूज ये रहा, दूसरा यूज ये रहा, ठीक है, तीसरा ये रहा, तो यूजेस पूछ सकता है। तो इन सब चीजों पे आपको मेन फोकस करना है। तो ये किसकी बात हो गई हमारे पास? टेल स्टॉक की बात हो गई। अब टेल स्टॉक से जुड़ा हुआ राइट साइड में टेल स्टॉक और लेफ्ट साइड में क्या होता है? हेड स्टॉक। हेड स्टॉक से जुड़ा हुआ मैं आपके सामने एक और टॉपिक डिस्कस कर दे रहा हूं इस क्लास में, ठीक है। वैसे तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हो गए, लेकिन अगर बात की जाए कि यहां पे नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड की बात की जा रही है, नंबर ऑफ स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड, नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड कहां पे आएंगे? ये कहां हो सकते हैं? ये हमारा फीड बॉक्स जो हम लोग हेड स्टॉक से कंट्रोल कर रहे हैं वो हो सकता है, या फिर जो स्पीड हम लोग दे रहे हैं गाइड वे से या फिर फीड रॉड की हेल्प से, वहां हो सकता है। तो नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड कंट्रोल कैसे किए जाएंगे? या अगर किसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया, लेट अस सपोज कि हमारे पास नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड क्या है, नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल्स आ गए तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड इज इन ज्योमेट्रिकल पोजीशन। किस प्रोग्रेशन में? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है। नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड किस में होता है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपने सुना होगा जीपी, एपी, जीपी, एचपी, है ना, या फिर एलपी यानी लॉगरिथम। तो ये सारे के सारे क्या है? प्रोग्रेशन है। अगर मैं बात करूंगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वो होता है कि जिसमें किसी दो टर्म के बीच का रेशियो अनदर दो टर्म के बीच के रेशियो के बराबर हो। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि क्या होता है इसमें। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या करते हैं, लेट अस सपोज मैंने कई सारे हमें टर्म्स लेने, पहला टर्म लिया ए, दूसरा टर्म लेट अस सपोज बी, सी, डी, ई, ये 5 टर्म ले लिया एंड सो ऑन। तो ए और बी का जो रेशियो है यानी A:B विल बी इक्वल टू B:C। क्लियर? A:B विल बी इक्वल टू B:C इज इक्वल टू C:D। ये रेशियो होगा, हर जगह चलेगा n टर्म तक। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा? B:B दैट इज B² इज इक्वल टू A:C। इसे और सॉल्व किया जाए तो B इज इक्वल टू √AC। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव होता है। किसका ये फॉर्मूला है? किसका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोग क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड निकालते हैं। जो स्पिंडल रोटेट करता है वो किस स्पीड से रोटेट करेगा, उसकी रोटेशन पर मिनट कैसे निकालेंगे? आरपीएम, ठीक है। तो लेट अस सपोज n इज द नंबर, इफ स्मॉल इज द नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड, ठीक है। तो n1 जो होगा वो मिनिमम स्पीड मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल n1 को क्या मान लिया गया? मिनिमम स्पीड। तो जो पहली स्पीड है उसे n1 मान लेते हैं, दूसरी स्पीड को n2 मान लेते हैं, तीसरी स्पीड को n3 मान लेते हैं एंड सो ऑन। इस तरह करते करते लास्ट स्पीड को nn मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि n1 जो है ये मिनिमम स्पीड है, मिनिमम, और ये हमारे पास जो nn है ये मैक्सिमम स्पीड है। इसे क्या माना गया? मैक्सिमम स्पीड। अब इसका रेशियो देखते हैं, ठीक है। n मैक्स और n मीन की पावर n-1। ये n-1 कहां से आया? ये पहला माना था, इसमें r का इंटू कर दिया। r क्या है? और कुछ नहीं बल्कि ये रेशियो है। क्या है? रेशियो है किसका? n मैक्स और n मीन का, ठीक है, टू द पावर n-1। 1 क्या है? ये नंबर है। 1 क्या है यहां पे? नंबर ऑफ रोटेशन की कौन सा रोटेशन हम लोग लेंगे। क्लियर? 1 इज नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब मैं पहले ज्योमेट्रिकल मीन की बात कर रहा हूं या दूसरे। कहने का मतलब क्या है
कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यहां पर लेट अस सपोज n1 इज इक्वल टू n मिनिमम मान लिया है, अब n2 इज इक्वल टू स्मॉल n, ठीक है, स्मॉल n क्या है यहां पे, नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड, इनटू यहां पे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल r, एक हो गया, n3 इज इक्वल टू n, अब r की एक पावर बढ़ा दी जाएगी, यहां पर भी r है, यहां पे r की पावर 0 है, यहां पे जो r है r की पावर 1 है, यहां पे क्या लेंगे r की पावर 2, क्लियर, यहां पे फिर ले लेंगे n4 फॉर एग्जांपल r की पावर 3, क्लियर, यानी कि यहां पर क्या किया, 2 है तो 1 पावर, 3 है तो 2 पावर, 4 है तो 3 पावर, यानी कि अगर मैं n ले लूंगा n तो क्या आ जाएगा n इंटू एक पावर कम कर देंगे यानी n माइनस 1, क्लियर हुआ, ये n माइनस 1 कहां से आया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक है तो एक 0 पावर, r की 0 पावर, 2 है तो 1 पावर, 3 है तो 2 पावर, ये क्या है, ये जीपी है माय डियर फ्रेंड, क्या है, जीपी, तो यहां पे क्या आएगा n इंटू n पावर माइनस 1, और यहीं पे हमने ये फाइनल टर्म n इंटू n की पावर माइनस 1 रखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाले को क्या मान लिया, मिनिमम स्पीड, और लास्ट वाले को क्या मान लिया, मैक्सिमम स्पीड। दोनों को डिवाइड करेंगे अगर, तो दोनों को डिवाइड करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे डिराइव करके लिखा हुआ है मैंने। अगर इन दोनों को डिराइव कर लेंगे, लेट अस सपोज मैंने क्या किया, इन दोनों को फॉर एग्जांपल डिराइव कर लिया, तो डिराइव करने के लिए, करने के बाद यहां पे n मैक्स अपॉन n मिन लिया, तो n मैक्स की पावर क्या है, n मैक्स किसे माना है, ये माना है, तो ये क्या हो जाएगा n1 r n माइनस 1, यहां पे n मिनिमम लिया है, मिनिमम स्पीड यानी फर्स्ट वाली स्पीड, तो क्या आएगा यहां पर, ये क्या है n मिन यानी n1 ही है। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो n1 से n1 कैंसिल, तो यहां पे इसका रेशियो क्या निकल के आता है, r n पावर माइनस 1, क्लियर, तो ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, पूरा का पूरा r n पावर माइनस 1। होपफुली क्लियर हो गई होंगी चीजें, ये आया कहां से, ठीक है। अब बात करते हैं जनरली क्या किया जाता है कि द वैल्यूज ऑफ स्टेप रेशियो, जो ये r को स्टेप रेशियो भी कहते हैं, दिस r इज नथिंग एल्स बट स्टेप रेशियो, कहीं कहीं आपको ये कैपिटल R में मिलेगा और कहीं कहीं आपको स्मॉल r में मिलेगा, बस ये स्टेप रेशियो है, यानी पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में कितना रेशियो है। याद रखिएगा पहले से दूसरे में जितना रेशियो रहेगा उतना ही दूसरे से तीसरे में और उतना ही तीसरे से चौथे में रेशियो रहेगा। जो जनरली यूज करते हैं वो 1.06, 1.12, 1.26 और इस तरीके से यहां पर 2 तक जाते हैं, यानी 1 से लेकर 2 तक के स्टेप रेशियोज यूज किए जाते हैं। किसमें यूज करते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे स्पीड देते हैं, किसे देते हैं, स्पिंडल को देते हैं, क्लियर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आया कैसे, जो मैंने अभी डिराइव किया था n1 n2 n3 n4, और उसको ले जाकर वैल्यू को यहां पुट कर दिया, n1 से n1 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू रिमेनिंग आई और ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, स्टेप रेशियो भी कहते हैं, क्लियर। अब ये फॉर्मूला, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पे ईएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया। ईएस के क्वेश्चन की बात करूं तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईईएस 1992, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, आईईएस 1992 में क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन एक और खास बात है कि उसी कुछ साल बाद आईईएस 2001 में एक और क्वेश्चन पूछा गया। दोनों क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। फीड गियर बॉक्स फॉर अ स्क्रू कटिंग लेथ इज डिजाइंड ऑन द बेसिक ऑफ, क्या है, फीड गियर बॉक्स को किस चीज से, किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। फीड गियर बॉक्स फॉर अ स्क्रू कटिंग लेथ इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ जीपी, एपी, एचपी एंड नन, क्लियर। तो सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है कि नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड को किससे हम लोग डिसाइड करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास है आईएएस 1992 में एक नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन, द राइट आंसर इज जीपी। जीपी क्या होता है, दो चीजों का रेशियो,
पहले वाले टर्म का दूसरे वाले टर्म से और दूसरे का तीसरे के टर्म से रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर। अब चलते हैं 2001 की तरफ कि 2001 में क्या पूछा था, स्पिंडल स्पीड रेंज जिसकी बात मैं कर रहा था, या फिर स्पीड रेशियो, क्या क्या गया, स्पीड रेशियो इन जनरल पर्पस लेथ। जनरल पर्पस लेथ का मतलब सेंटर लेथ। कौन सा लेथ, सेंट्रल लेथ। यहां पे हम लोग एनसीसीएनसी मशीन की बात या एनसीसीएनसी लेथ की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल पर्पस लेथ यानी कि किसकी बात, सेंट्रल लेथ की बात की जा रही है। डिवाइडेड इनटू स्टेप्स अप्रोक्सीमेटली फॉलोज, किसे फॉलो करता है, कुछ ऑप्शंस एपी, जीपी, एचपी और यहां पे एक और ऑप्शन दिया गया है एलपी यानी लोगैरिथम प्रोग्रेशन। तो द राइट आंसर इज अगेन जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1992 में, यस, एंड अगेन द सेकंड क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर, और 2001 में पूछा गया था अगेन आईईएस में। ठीक है, तो दीज वर द टू क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे, और ये पूरा का पूरा टॉपिक लेथ पर है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, लेथ को पढ़ने में मैं इन डिटेल आपको कम से कम लेथ को 2 से 3 लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज पे फोकस करेंगे कि लेथ पे कैसे बात करते हैं, कौन से कंपोनेंट किस चीज के बने होते हैं, इन डिटेल कौन से टूल यूज होते हैं, टूल टर्मिनोलॉजी कैसी होती है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व करेंगे। आई कैन गारंटी यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी आंखों से, जिसका कॉन्सेप्ट यहां से ना गुजरा हो। क्लियर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड लेट्स अचीव एक्सीलेंस टुगेदर।